हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा गाइड की जाने वाली जीके की पुस्तक, सामान्य अध्ययन की पुस्तक, जिसका नाम है लूसेंट। लूसेंट की बुक का हम निचोड़ लेकर के आए हैं। जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं लूसेंट के, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लूसेंट के यह टॉप 1000 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत यह सीरीज है। 1000 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आए हैं हम। इसके अंतर्गत हमने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को और सभी प्रकार के चैप्टरों से लिया गया है, और जो कि एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयरों में इनमें से क्वेश्चन आपको आ चुके हैं और आने की संभावना है। उन्हीं क्वेश्चनों को हमने डिस्कस करने के लिए रखा गया है। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास करते हैं स्टार्ट, और यह एक सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने सभ्यताओं से रखा है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थी तो वो गलियां कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी वो कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी वो कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी, चौड़ी और सीधी थी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडर हैं, अवशेष मिले हैं, वो किस नदी के पास में पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं रावी और सिंधु नदी के में। किसके, रावी और सिंधु नदी के तट पर पाए जाते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर या अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता की जो लिपि थी, जिसमें उसके जो शिलालेख मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो वह लिपि कौन सी थी। तो वो लिपि थी कौन सी, अज्ञात। कौन सी लिपि थी, अज्ञात लिपि थी, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसे अज्ञात लिपि कहते हैं हम। तो वह अज्ञात लिपि थी। और बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बिना दुर्ग वाला जो सिंधु नगर था एकमात्र, वो कौन था, वो था चंदहूदड़ो। कौन था, चंदहूदड़ो। जो क्या था, चंदहूदड़ो जो था नगर, यह इसमें क्या नहीं था, दुर्ग नहीं था, बिना दुर्ग के था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा भवन निकला था, तो वह कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है, वो हो जाएगा धान्यागार। कौन सा हो जाएगा, धान्यागार है वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है, धान्यागार। आपको ये याद रखना, आपके एग्जामों की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विशाल स्नानगार मतलब गेट बाथ। तो विशाल स्नानगार कहाँ मिले हैं। ये विशाल स्नानगार मतलब होगा है, यह है लेट बाथ, गेट बाथ नहीं, लेट बाथ है, जिसके अंतर्गत नहाने के लिए विशेष स्नानगारों की जो अवशेष मिले हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं। तो वो मिले हैं किस सभ्यता से, वो मिले हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता से। किससे, मोहनजोदड़ो सभ्यता से विशेष स्नानागार के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सिंधु घाटी के लोग हैं, लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा मूर्ति कला भी आती थी, उन्होंने तो मूर्ति मिली थी, उनके अवशेष मिले थे मूर्ति के रूप में। तो वह कौन सी रचना थी। तो वो रचना थी नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका की क्या मिली है, एक मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देवी माता की पूजा का संबंध थी। तो संबंधित थी, तो देवी माता की पूजा जो है वो किस सभ्यता से संबंधित थी। किस सभ्यता के अंतर्गत देवी माँ की पूजा के अवशेष मिलते हैं। तो वो मिलते हैं किस सभ्यता के अंतर्गत, तो वो मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। किसके, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत देवी माँ की पूजा से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है। तो जो सिंधु घाटी का पत्तन या बंदरगाह था, जो उस टाइम क्या होता था, व्यापार होता था। सिंधु घाटी के टाइम में भी क्या होता था, व्यापार होता था। और व्यापार होता था, उसके लिए क्या है, नदियों के किनारे होती थी सभ्यता, और नदियों के किनारे सभ्यता होती थी, तो माल को आने जाने के लिए नदियों से होकर गुजरना पड़ता था। तो वहां पर क्या होते थे, बंदरगाह और पत्तन होते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो पत्तन था, तो वो कौन सा था, तो वो था लोथल। लोथल पत्तन था, मतलब लोथल बंदरगाह से क्या किया जाता था, व्यापार का आवागमन किया जाता था। नेक्स्ट हो जाएगा, जो लोथल नामक स्थान था
उस पर निम्नलिखित में से सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो किस सभ्यता के जो जहाज थे उनसे माल आता था, तो किस सभ्यता का जहाजी घाट था? लोथल नामक जो बंदरगाह था, पत्तन था वो। तो वो हो जाएगा किसका था? तो वो था अपन के सिंधु घाटी सभ्यता का। किस सभ्यता का हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो वो थी क्या? वो थी कृषि। तो सिंधु सभ्यता थी जो कृषि पर डिपेंड थी। किस पर डिपेंड थी? कृषि पर डिपेंड थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी कृषि, क्योंकि क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता सभी सभ्यता ज्यादातर नदियों के किनारे बसती थी। नदियों के किनारे क्यों बसती थी? क्योंकि वहां पर क्या पानी की सुविधा होती थी, और पानी की सुविधा होने के कारण वहां पर क्या किया जाता था? फसल करना बहुत सरल हो जाता था, क्योंकि पानी की पर्याप्त मात्रा में फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, उपजाऊ भूमि होती है नदियों के पास में। इस वजह से वहां की क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, वो क्या थी? कृषि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो सभ्यता के टेराकोटा, तो सिंधु सभ्यता के क्या? टेराकोटा निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो टेराकोटा में सिंधु घाटी सभ्यता का पालतू जानवर नहीं था। तो कौन सा नहीं था पालतू जानवर? तो वो नहीं था गाय। क्या नहीं थी? गाय पालतू जानवर नहीं था सिंधु सभ्यता के टाइम में, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देवी पूजा है वो किस सभ्यता से संबंधित है? ये ऊपर भी आ गया, डबल क्वेश्चन हो गया। तो देवी पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसको तो आप ही कर ही दोगे, वो तो किससे है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है देवी पूजा, क्यों देवी पूजा के साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्य भोजन के टाइम में भोजन में क्या करते थे? तो वो करते थे भाई साहब दूध और उसके उत्पादों का सेवन। दूध और उसके उत्पादों का सेवन मतलब दूध तो दूध है ही है, और उसके उत्पाद मतलब जैसे क्या होता है, दूध से उत्पाद बनते हैं, जैसे छाछ बनती है, दही बनता है, दूध ने उससे क्या है, उससे घी निकलता है। उनका क्या करते थे? वैदिक आर्यों के प्रमुख सेवन होता था उस समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा कौन सा अन्न का उपयोग किया जाता था खाने के लिए? सबसे पहले उत्पादन किस अन्न का किया गया था जिसको खाने के लिए यूज करते थे? तो वो किया गया था किसका? जौ का। किसका किया गया था? जौ जो खाने का आता है उसका किया गया था, जौ का। आपने नाम सुना होगा, धानी आती है ना, वो जौ की बनती है, और जौ का क्या किया गया था? सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक आर्यों के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया गया था? तो आपने उस टाइम में तावा, तो वहां पे क्या है, तावे की खाने निकली थी उस टाइम में, तावा का उपयोग सर्वाधिक किया जाता था। तावे के ही बर्तन मिलते थे सभ्यताओं के टाइम में भी, और वैदिक के टाइम में भी क्या थे? तावे के बर्तन थे उनके पास। तावे का उत्पाद सर्वाधिक क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। इसके अलावा लोहा की खोज बाद में हुई है, लोहा उस टाइम नहीं मिलता था। इसके अलावा सोना चांदी कुछ भी नहीं था। तावे का सबसे ज्यादा धातु के रूप में वैदिक काल में उपयोग किया जाता था वैदिक लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो वेद शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान हो जाएगा। ऊपर लिखा आंसर क्या था? तावताम। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो वेद शब्द का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। गुरुकुलों में वेद पढ़ाए जाते थे पहले, और वेदों का ज्ञान कराया जाता था। वेद थे हमारे चार प्रकार के कौन कौन से वेद हैं? तो वेद हैं चार प्रकार के। पहला है ऋजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चार प्रकार के वेद दे रखे हैं आपको, और इनके अंतर्गत थोड़े से क्वेश्चन और बनते हैं कि यजुर्वेद में किससे संबंधित दिया जाता है, और वो ऐसे प्रकार के, तो आपको वो भी कराए जाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, आर्य और आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। तो आर्य और आर्य पूर्व के जो साथ थे वो अपने संघर्षों में सफल रहे, क्यों रहे थे वो सफल? क्योंकि उन्होंने घोड़े के द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया गया। क्योंकि आर्य और आर्य अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि घोड़े को प्रयोग करने लग गए थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे समय की कीमत बच गई। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ढोने के लिए घोड़ा का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे उनको क्या है, माल के आवागमन में समस्या उत्पन्न नहीं हुई। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रारंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो प्रारंभिक वैदिक काल में जो पूर्ण व्यवस्था थी तो वो किस पर आधारित थी? तो वो थी व्यवसाय पर। व्यवसाय के ऊपर
वैदिक काल में अर्थव्यवस्था आधारित थी। और सभ्यताओं के टाइम में किस पर थी? तो वो थी कृषि पर। और वैदिक काल में किस पे हो गई थी? व्यवसाय पे हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को क्या कहा गया है? एक जाति कहा गया था। तो वो जाति कहने वाला आर्यों को पहला यूरोपियन था, तो वह कौन था? तो पहला यूरोपियन था, वो हो जाएगा कौन? मैक्स मूलर विद्वान। कौन था? मैक्स मूलर विद्वान थे। उन्होंने क्या किया है? आर्यों को एक जाति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्य जनजाति की जो प्राचीनतम बस्ती है वो कहाँ पर स्थित है? तो आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती है वो स्थित है भाई साहब सिंधु घाटी सप्त सिंधु में। कहाँ पर स्थित है? सप्त सिंधु में स्थित है। तो आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती आपसे क्वेश्चन पूछे कहाँ पर है, तो वो है सप्त सिंधु में। सिंधु में कौन? सप्त सिंधु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार या मुखिया के रूप में चुनाव में शामिल होती है? तो कौन सी जनजाति सभा है जो जनजाति सरदार या मुखिया के रूप में चुनाव में शामिल होती है? तो वह जनजाति कौन सी है? तो वह जनजाति है कौन सी? समिति और सभा। क्या है? समिति और सभा के अंतर्गत जनजाति सभा सामान्य रूप से क्या है? जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होती है। समिति सभा होती थी, उसमें क्या है? मुखिया के चुनाव होता था, उसके लिए समिति सभा का गठन किया जाता, समिति और सभा का गठन किया जाता था। उसमें पूरी जनजाति है वो भाग लेती थी मुखिया के चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में जो राजाओं के द्वारा जनता से कर वसूल किया जाता था उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे क्या? बलि। क्या कहते थे? बलि कहते थे। तो राजाओं के द्वारा जनता से जो कर वसूल किया जाता था उसे उस टाइम में क्या कहते थे? बलि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? मतलब प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो किस वेद से लिया गया है? किस वेद में इसका उल्लेख मिलता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के अंतर्गत प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय प्रतीकों पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, कौन सा प्रतीक चिन्ह है? सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते है जो भारतीय प्रतीक है उसको जो लिया गया है तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। किसे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यह क्या है? सत्यमेव जयते है जो भारतीय प्रतीक है। अपन ने कहीं पे देखा होगा तो सत्यमेव जयते के 3 नारों की मूर्तियां हैं, ऊपर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यह राजस्थान सरकार के द्वारा यूज किया जाता है सत्यमेव जयते का लोगो। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य की चुनौती दी है? तो वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य की चुनौती दी गई है, तो वो किस विदुषी ने दी गई थी? तो वो दी गई थी किसने? गार्गी के द्वारा। किस विदुषी के द्वारा दी गई थी? तो गार्गी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लुम्बिनिया में। कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? लुम्बिनिया में। गौतम बुद्ध का जो जन्म का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम था? गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था वो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है वो किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो वो किया जाता है अशोक मौर्य का रुम्बिन देही स्तंभ के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक मौर्य के रुम्बिदेही स्तंभ के द्वारा गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध किस वंश से संबंधित था? जो बुद्ध किस वंश से संबंधित था? तो यह एग्जाम में कई बार देखा गया है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यह, और यह कई एग्जामों में आज पूछा जा चुका अब तक। तो जो बुद्ध था वह किस वंश से संबंधित था? तो वो था शाक्य से। किससे था? शाक्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद की गई थी आयोजित, वो की गई थी कहाँ पर? राजगृह में। कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी राजगृह में।
तो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी राजगृह के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा, जो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो वो किया गया था किसने? हर्ष ने। किसके द्वारा किया गया था? हर्ष के द्वारा किया गया था पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन। नेक्स्ट हो जाएगा, बौद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ होता है, क्या होता है बुद्ध का अर्थ? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। क्या है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध ने बौद्ध धम्म सम्म वो तीन वो दिए थे त्रिखंड। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने हाथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो बौद्ध ने समाज के दो वर्गों को जो हाथ जोड़ करके महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, वो दो वर्ग कौन से थे? तो वो दो वर्ग थे, एक तो थी स्त्रियां और शूद्र। किसके लिए? स्त्री और शूद्रों के लिए क्या गया है? हाथ जोड़ करके एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। इसके द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने अपना जो प्रथम प्रवचन दिया था वो कहाँ पर दिया गया था? तो वो दिया गया सारनाथ में। कहाँ पर दिया गया है? बुद्ध ने सारनाथ के अंतर्गत अपना प्रथम प्रवचन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो धातु से बने सिक्के हैं वो पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्कों का पहले कहाँ पर इस्तेमाल किया गया था? किस काल में इस्तेमाल किया गया था? तो वो किया गया था बुद्ध के काल में। तो बुद्ध के काल में, बुद्ध के समय में क्या है? धातु से बने सिक्कों का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की गई थी? तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनकी जो रचना है किस में की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी उनकी प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना? तो वो की गई थी किस भाषा में? पाली पाठ में। किस में गई थी? पाली भाषा में की गई थी, पाली पाठ भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? जो आरंभिक बौद्ध साहित्यों की रचना की गई थी तो वो किस भाषा में की गई थी? तो वो की गई थी पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। बौद्ध शब्द जाए तो पाली भाषा ही आएगा, ठीक है। उस टाइम पाली भाषा ज़्यादातर चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो बौद्ध है क्या है? बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो बौद्धों की जो पवित्र ग्रंथ है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्धों का। उसको क्या है? ये पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का, त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म में बुल से संबंध बुद्ध के परिचय की किस घटना के साथ है? तो बौद्ध धर्म में बुल बैल होता है का संबंध है बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो बुद्ध के जन्म में जो घटना घटित होती उससे संबंधित है। बुल का संबंध किससे है? तो बुद्ध के बचपन की घटना से संबंध है। किससे है? बुद्ध के जन्म की घटना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो भारत में 5वीं शताब्दी की प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है तो वो कहाँ पर की गई है? तो वो की गई है नालंदा में। कहाँ पर की गई है? तो नालंदा में की गई है। नालंदा उस टाइम का क्या था? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा। उस टाइम की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी ये। तो 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को जो प्रबोध है, ज्ञान है, वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था कहाँ पर? बुद्ध गया के अंदर का। कहाँ हुआ था? बुद्ध गया में हुआ था बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म संघ और ये तीन क्या हैं? बुद्ध के त्रिरत्न हैं। और ये जो तीनों मिलकर के क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। और ये किसने दिए थे? बुद्ध ने दिए थे त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले धर्म कौन सा है? तो इच्छा होती है सब कष्टों का कारण होती है। यदि मनुष्य की इच्छा को शांत कर लिया जाए तो वह अनावश्यक अनुचित कार्य और या फिर गलत काम नहीं करता है। तो जो इच्छा होती है मनुष्य की, अधिक पाने की लालच, अधिक कुछ करने का जो जोश होता है, और वो है क्या करता है? गलत मार्ग पर ले जाता है। तो क्या है? इच्छा है वो सब कष्टों का कारण होती है। इसको प्रचार करने वाला जो धर्म था तो वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था बौद्ध धर्म के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्थ गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो बौद्ध पवित्र अवशेषों में मिले क्या? गुंबद मिले थे। जैसे छतरी होती थी ना मंदिरों पर, वो टाइप से, अर्धगोलाकार टाइप से, तो मंदिरों पर देखने को मिलता है वो वाला। तो उसको क्या कहते थे? तो उस टाइम में उसको कहते थे क्या? स्तूप।
क्या कहते थे? स्तूप कहते थे। स्तूप, जो सांची का स्तूप है ना, उस पर आपने देखा होगा बना हुआ, तो वो उसको बोलते हैं स्तूप। जो बुद्ध की मृत्यु है, तो मृत्यु किस वर्ष में हुई? तो बुद्ध की मृत्यु है वो किस वर्ष में हुई थी बुद्ध की मृत्यु? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो भारतीय इतिहास के किस युग के दौरान क्षत्रिय हैं वो एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो वो रखते थे बौद्ध के युग में। बौद्ध के युग में क्या है, क्षत्रियों को एक विशिष्ट पहचान, विशेष दर्जा दिया हुआ था। भगवान महावीर हैं, तो महावीर हैं वो कौन थे? तो महावीर थे, भगवान महावीर थे, वो कौन थे? तो ये क्या थे? जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो भारत में जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो वह कौन है? वो हो जाएंगे महावीर। कौन हो जाएंगे? महावीर हो जाएंगे। भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? जो वर्धमान महावीर को परिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी, उन्हें जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ पर प्राप्ति हुई थी? तो भगवान महावीर को परिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था, वो हुआ था कहाँ पर? पावापुरी में। कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य होता है, जैन साहित्य होता है, उसको क्या कहते हैं? तो जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग। जैन जैन धर्म में जो लोग साहित्य लिखते हैं, उनको जो जो उसको जो कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अंग कहा जाता है। क्या वर्ड दिया गया है? अंग वर्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो प्राचीन भारत का ऐसा कौन सा प्रसिद्ध शासक था जिसने क्या किया? जो जीवन के अंतिम चरण था, उसमें उन्होंने क्या है? जैन धर्म को अपना लिया था। तो वो कौन थे? तो वो वो थे अपन के चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त ने क्या है? जैन धर्म को अपना लिया था अपने लास्ट टाइम में, जीवन के में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, तो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध जैन केंद्र था, तो वो कहाँ पर स्थित था? तो वो था जैन केंद्र प्रसिद्ध दक्षिण भारत का, वो है श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला। और यह कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक के अंतर्गत। तो कर्नाटक के अंतर्गत श्रवण बेलगोला जो क्या है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है। तो लोहा युग जुड़ा हुआ है सबसे पुराना भारत का, तो वो जुड़ा हुआ है किससे? तो चित्रित धूसर मृद भंडों के साथ। किससे? चित्रित धूसर मृद भंडों के साथ में भारत का सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है। क्योंकि उस टाइम के क्या है, मृद भंड जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं लोह के, उनसे पता चलता है कि भारत के प्राचीन समय में लोहा युग भी, लोहा का भी क्या किया था, लोहा धातु का भी प्राप्त होती थी उस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध में किसका विशाल भंडार था? तो 6ठी ईसा पूर्व के टाइम में जो मगध साम्राज्य था, उसमें किसका विशाल भंडार था? मतलब किस धातु का सर्वाधिक मात्रा पाई जाती थी? तब वो पाई जाती थी किस धातु की? तो वो पाई जाती थी लोहा धातु की। क्या पाई जाती थी? लोहा धातु की पाई जाती थी। और सभ्यताओं के इस टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु मिलती थी? तो वो मिलती ताम्र धातु। कौन सी मिलती? तांबे की धातु मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? जो मगध के जो उत्थान हुआ था, उसको जो बढ़ावा मिला था, उसको एक प्रकार से अच्छे लेवल पर पहुंचाया गया था, तो उसको जो उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो कौन सा शासक था उसके जिम्मेदार? मतलब किस शासक ने उनका उत्थान किया था? तो वो किया था बिंबिसार ने। किसने किया था? बिंबिसार के द्वारा उनका उत्थान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो वह कौन सा राज्य था जिसने युद्ध हुआ था तो उसमें पहली बार किसका किया गया था? हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो वह कौन सा था? तो वो हो जाएगा मगध। मगध साम्राज्य में पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो सिकंदर था उसके महान शिक्षक कौन थे? तो सिकंदर के महान शिक्षक कौन थे? तो सिकंदर के जो महान शिक्षक थे वो कौन थे? तो वो हो जाएंगे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु क्या थे? सिकंदर के महान शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी।
तो प्राचीन टाइम में जो स्रोत सामग्री, मतलब किसी भी सामग्री को लिखने के लिए साहित्य, ग्रंथ, वेद, कुछ भी चीज़ को अपन लिखते थे उस समय में, तो उस समय में जैसे प्रेजेंट टाइम में हिंदी भाषा चलती है, इंग्लिश भाषा चलती है, इसी प्रकार से उस टाइम में, प्राचीन टाइम में भारत के अंतर्गत एक भाषा चलती थी। वह कौन सी थी? तो वह प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो वो हो जाएगी संस्कृत भाषा, क्योंकि संस्कृत भाषा ही चलती थी उस टाइम में। अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हेरोडोटस को माना जाता है, तो हेरोडोटस हैं वो हैं हमारे क्या हैं? इतिहास के जनक। कौन है? हेरोडोटस हैं, वो इतिहास के हमारे जनक हैं, और इतिहास के जनक हैं, या फिर इनको बोलते हैं पितामह। क्या बोलते हैं? पिता मानते हैं इसको। तो हेरोडोटस ने क्या है? इतिहास को जन्म दिया था। इतिहास के जनक कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं, इतिहास के जो क्या हैं, ये क्या कहे जाते हैं? विद्वान कहे जाते हैं हेरोडोटस। ये आपके एग्जामों की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई थी। तो अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो वह कौन सी लड़ाई लड़ी थी? तो अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो वो लड़ाई लड़ी गई थी कौन सी वाली? तो वो लड़ी गई थी हाइडेस्पीज में, या झेलम का युद्ध, जिसे क्या कहा जाता है? झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। तो हाइडेस्पीज में या फिर झेलम का युद्ध हुआ था, वो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। चलिए दोस्तों, आज हमने टॉप करीब 60 क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसी सीरीज को हम आगे भी लेकर आएंगे। पर डे आपको करीब किसी दिन 50-100, किसी नेक्स्ट क्लास में लगभग 100 क्वेश्चनों को हम कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं वो एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से देखिए, आपको PDF भी उपलब्ध करा दी जाएगी इस चीज़ की। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और टॉप क्वेश्चनों के साथ में। थैंक यू सो मच।